अस्सलाम वालेकुम जहीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया हमारे चैनल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो मोर मोर देन वेलकम। वालेकुम अस्सलाम हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। हमारे लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग आपकी ऑडियंस तक पहुंच सकें और उनको इमिग्रेशन के बारे में सही सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओह, यू आर मोर देन वेलकम। शायद ऑफिस में ही है अभी, तो आपका मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को निपटा लें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकें। जी, मैंने कोशिश की है कि आपको कनाडा का थोड़ा सा यानी बैकग्राउंड व्यू सीनरी दूं, इसलिए मैं ऑफिस के बाहर आके मैंने ज़रा पीछे की तरफ वीडियो की हुई है। आप देखें इसको तो आपको आइडिया होगा कि कनाडा कितना ब्यूटीफुल है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है और लग रहा है कि आप इसको फुली एंजॉय कर रहे हैं। तो ज़हीर ओके, साहब, मजीद इस वीडियो में जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना ज़रा तारफ़ करवा दें, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि आपकी दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी ऑथेंटिक है या वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है मेरे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी जो आपकी वीडियोस को देखेंगे। थैंक यू। मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है और मैं रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। ज़हीर साहब, ज़रा बताइएगा, आप कह रहे हैं कि आप रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, तो क्या डिफरेंस क्या है जो रेगुलेटेड कंसल्टेंट है या जो नॉर्मल कंसल्टेंट है? तो डिफरेंस इज बिटवीन कैनेडियन रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड रेगुलर एनी कंसल्टेंट जो कि कनाडा के लिए एडवाइस दे रहे होते हैं, इज दैट वी आर लाइसेंस्ड बाय कैनेडियन authorities. So we are authorized to give immigration advice. The thing is, we are regulated. So we have a lot of responsibility on our shoulder before we give an advice. And we are responsible what we give the information. So that is a major difference that you will find. तो हम लोग प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हर इंफॉर्मेशन देते हैं एंड वो इंफॉर्मेशन देते हैं वो आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से देते हैं। तो दैट मेक्स अस टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। ये है कि जो रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं वो बेसिकली कनाडा में ये प्रोफेशन रेगुलेटेड है। तो एक बॉडी है हमारी जो हमें रेगुलेट करती है इन टर्म्स ऑफ हमारे ऊपर काफ़ी सारी पहले हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद में हमारी बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, फिर उसके अलावा हमारी सर्टन स्किल सेट होता है और हमें रेगुलेटरी ट्रेन किया जाता है ताकि हम अपनी जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस दे सकें और एथिकली दे सकें। So that is the major difference because in many countries you might not find that it's a regulated profession, but in Canada it's a regulated profession. So Canada के rules के मुताबिक जो हमारे regulated body के rules के मुताबिक कि अगर कोई immigration advice देता है for pay, I mean getting some compensation or money against for service, it's an illegal activity. I see. And it's enforceable, right? However, जो हमारा रूल है वो ऑफ कोर्स वो जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है उसको वो हर बंदे पे अप्लाई नहीं होती। हम क्लाइंट्स को असेस करते हैं कि वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू यू एंड दैट प्रोग्राम फिट्स टू यू एंड एवरी पर्सन सिचुएशन इज डिफरेंट। सो जो भी पढ़ता है एक जनरल व्यू में वही समझता है कि मैं क्वालिफाई करता हूँ एंड आई एम एलिजिबल, बट हाउएवर व्हेन वी गो इनटू डेप्थ and after you have actually made an application, some people realize that they were not because they understand based on their context. I see. So different countries में different context है। So that means that the information you would provide us is very authentic and it's well up to date according to the Canadian immigration laws. जी, and specify, I mean we'll be able to assess your situation exactly and then give you advice whether this program actually is best for you or not. Okay, So great. you would be assured that what we provide is not only authentic but is good for you, or we recommend you that it's good for you. ओके, दैट्स ग्रेट। सो ज़हीर साहब, जो अभी करंट सिचुएशन बनी हुई है पूरी दुनिया में, जैसा आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से, तो वेयर डज द कैनेडियन इमिग्रेशन स्टैंड? सो क्या इसमें प्रोसेस में ज़रा वो स्लो हो गया है, उसमें कमी आ गई है लोगों की एप्लीकेशंस के प्रोसेस होने में, या इवन टू अप्लाई फॉर कैनेडियन पीआर? तो उस बारे में आप क्या हमें बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि इमिग्रेशन के बारे में, क्या ये अच्छा टाइम है या बुरा टाइम है, या उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं उनकी फाइल्स पर, उनकी एप्लीकेशंस पर, या उसके प्रोसेस पर? Canada never stopped any immigration for foreign nationals. Yes, it slowed down with COVID because a lot of staff, the people who are living outside Canada, basically Canadians, they were returning to Canada. So जो हमारे embassies थी, high commissions थे, they start serving those people. Okay. So they got busy, and then a lot of visa offices or embassies actually closed due to restriction in that country itself. So they return to Canada. So staff is like minimal and in those locations, and most of the work is being done online.
That is why they're recommending to send all the applications online, which is possible, Right. and especially temporary residence applications being processed online. From August, we see some progress. लेकिन जो पिछले 4-5 महीने थे, I would say कि we had less, I'd say we saw that there was a reduced response from IRCC, Immigration, Refugee, Citizenship Canada. ओके, तो ज़हीर साहब आप क्या समझते हैं जॉब्स के लिहाज से, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त है, इसी रिलेटेड है, आपके पास एक्सपीरियंस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपका ठीक ठाक एक्सपीरियंस एचआर में है, तो उस रिलेशन से आप क्या समझते हैं कि जॉब्स के वसाइल का कितने हैं वहाँ पे लोग जो आना चाह रहे हैं इमिग्रेट करके कनाडा में, तो उनके लिए प्रॉस्पेरस क्या फ्यूचर वहाँ पे मौजूद है या क्या सिचुएशन आप समझते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड एचआर में भी है तो इसको आप बड़ा अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहे होंगे. Yes. So as you said कि मैं HR मैनेजर था दुबई में, तो वो कॉन्टेक्स्ट और फिर कनाडा में भी आई एम सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज लीडर. दिस इज कॉल्ड CHRL डेजिग्नेशन. तो मैं रेगुलेटेड प्रोफेशन है, मैं 2 रेगुलेटेड प्रोफेशन में इंस्टेड ऑफ 1. So labor situation keep changing. Before COVID, we had a very good statistics. We were looking that the growth is there, unemployment was dropping, and like we saw that that was going wonderfully, right? But after COVID, there is totally, like we saw that a lot of people got unemployed with COVID, or had reduced hours, right? But अभी आप ये कह सकते हैं रिकवरी की तरफ हम जा रहे हैं. So unemployment एक बार बढ़ गई थी during COVID, and it's now dropping. If you ask me overall, a generalized statement for those people who are outside Canada, Canada is a very big country. It's the second largest, country in the world. Right. Okay. So, by land, right? But population is very small. Yes. So, that's true. आप खुद अंदाजा लगा लेंगे. We have minerals, we have oil, we have, I would say, service industry. Like even scenery. This scenery is a evident. Oh yes. Proof of what we're talking about. Yes. So tourism industry. So there is a big room in the country. Yeah. For foreign national. Not only, like, we don't only look that people are coming here for jobs, but people are investing in Canada. That range from I would say education, service, production, manufacturing, and it goes like it's unlimited resources country. So you won't be disappointed. I see. As long as you get an opportunity to come here, you will find your way. I would say I'm optimistic, and I think everybody should be. Oh, brilliant. Yeah, definitely. Once you take that big move, you make a big decision in your life. Yes, you have to deal with the situations coming across you, and you have to act on it. Zaisa, one more thing came across during this channel. A lot of people contacted me through Facebook, which I don't really like. I would prefer people contacted me via YouTube, so rest of the people can gather the same kind of information. A few people were asking that it's very easy to migrate, and how can I help? And I was trying to explain it to them that I'm not a consultant. I'm just trying to gather information for you and put it together in an easy way so that you can understand. So there is a lot of खुशफहमियां भी पाई जा रही हैं लोगों में, और कई लोग ज़्यादा इसको डिफिकल्ट भी समझते हैं. तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सिस्टम हमें नज़र आ रहा है, ये यूट्यूब पे वीडियोस लोग डाल रहे हैं, तो उससे लोगों में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है, वो क्या ट्रू है? क्या उनको एक्साइटेड होना चाहिए, या उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या क्या ये प्रोसेस इतना ईजी है या नहीं है? इसके बारे में बताइएगा. It varies person to person's case. Right. ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको हर कंसल्टेंट नहीं बताता. I mean, उनसे I would say those people are not even consultant जो वीडियोस बना रहे हैं, right? और कुछ लोग जो हैं they say that they are consultant actually. I mean, not on maybe videos but in person, but they are not authorized. They are ghost consultant or agents, or they're working for someone who is a consultant, but they're not actually authorized to give advice, but they are trying to give advice. So there is a difference in between giving advice and information, right? So advice comes when actually you get to the specifics and you're telling someone whether this program fits to you and all those things, and you get some reward for that. So आपका जहाँ तक क्वेश्चन है कि क्या ये easy है? I would say it is easy, as well as it's difficult. Right. So I've seen people coming here within 6 months on permanent residence. I've seen people waiting for 2 and 3 years. So it depends on the program. So I would say that people
consult a regulated immigration consultant. Okay, instead of those people who are giving you promises or giving you a wonderful view of things which might not apply to you. But there's a lot of people who might be qualifying but still not be able to get through due to so many other information that they might not know, and they will figure out that immigration has asked them and they failed it, like interviews, right? So it's very important to be working with a regulated immigration consultant or lawyer who is authorized to give you a proper advice. I see. And giving just creating in mind that it's easy is not enough. True. So ज़हीर साहब ये बताइएगा कि ये जो different programs launch होते हैं Canadian immigration की तरफ से, ये इनके पीछे इनका background क्या है कि ये different specific province के बारे में होते हैं ये programs, और इनका एक time period भी मैंने देखा है कि जैसे AIPP का है, उसका एक time period है कि वो उनकी deadline है December 2021. तो इसकी क्या वजह है? लोग कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम वाकई उनके लिए है या नहीं है? क्योंकि जो बैक होम कंट्रीज हैं, इंडिया पाकिस्तान से लोग जो स्पेसिफिकली हैं, उनकी मेन मोटिवेशन यही होती है कि किसी तरीके से कनाडा चले जाएं. तो क्या कनाडा पहुंचना ही काफी है या फिर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल होना भी उनके लिए जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका. आप ये देखें कि इसमें दो इंटरेस्ट हैं. एक कनेडियन इंटरेस्ट है और उसमें ऑफ कोर्स प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट है, और दूसरा एक इमिग्रेंट का ख्वाब है. सो दे आर टू थिंग्स. सो यस, फॉर इमिग्रेंट्स माइट बी कि हम लोग यहाँ पे आ जाएं तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ चेंजिंग चीज है, एंड दैट्स ट्रू, इट इज. बट यस, इफ यू से कि अगर प्रोग्राम की सक्सेस उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, and that is reason they put a certain timeline, because then they stop and check. Okay. Yeah, so the thing is, जब कोई टाइम लिमिट के साथ में कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है, उसका मकसद यही होता है कि हम लोगों के पास इनफ स्टैटिस्टिक्स हों so that we will be able to assess कि whether this is success or not. And if it's success or it's meeting the requirement, the goal which was set to launch that program, they would continue. Sure. So any program that you will be seeing in extension, this means it's progressing well and it's meeting Canadian interest. Okay. और sometime हो सकता है उनका कोटा ही पूरा ना हो रहा हो, तो ये भी रीजन हो सकती है इसको एक्सटेंड करने की. Yukon government has launched recently a program, and they had to put an announcement about which videos which were created by some YouTubers, and asking them to apply, and they were given such a hope that everyone was thinking, okay, this is the place to come. I mean, they want immigration, they want people to come, but they have a quota. Like they had around 50 numbers for this particular project. I have never came across any kind of information like that. Everybody just think that this PR program is open and let's jump into it. They don't really realize how small the quota is. Yeah. So yes, I would recommend you that I will send you the link. You post it in your video to make them aware that Yukon government is trying to handle those YouTube accounts because it is becoming unbearable. People are misleading, and that creates a lot of I would say that creates problem for those employers. तो ज़हीर साहब जरा बताइएगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिफरेंट पीआर के प्रोग्राम्स के जरिए ही कनाडा शिफ्ट होने का ख्वाब देखते हैं. तो इसके अलावा क्या कोई ऐसे रास्ते हैं where people can apply and they can go like visit visa or study visa or investment visa? तो उसके बारे में क्या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी, डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो पीआर प्रोग्राम में क्वालिफाई नहीं करते. देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट. एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, एजुकेशन होती है. अभी पीआर एक जनरल वर्ड है. आई मीन अगर आप उसके अंदर भी देखें तो उसमें फैमिली रीयूनिफिकेशन भी होती है, और प्रोविंशियल प्रोग्राम्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हो सकते हैं, और स्किल्ड इमिग्रेशन होती है जो बेसिकली मोर ऑफ हम जनरली पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं. तो अगर हम स्किल्ड इमिग्रेशन के अलावा ऑप्शंस आप कह रहे हैं कि मैं एक्सप्लोर करके आपको बताऊं कि क्या है, यस, देयर आर अदर वेज टू कम टू कनाडा. देयर आर अगर परमानेंट रेजिडेंस आप नहीं ऑप्शन यूज कर रहे, तो द सेकंड ऑप्शन वुड बी टेम्पररी रेजिडेंट वीजास. So that comes under that category. You will find study permit,
Yes. visitor visa, and work permit. So अभी हम लोग बात करते हैं visitor visa is someone who is not authorized to work actually. Right. So unless there is a exemption for on that particular, and the nature of the work is that you're not entering the labor market. Hmm. तो वो exemption सारी explain होती हैं, वो तुम अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिर देखेंगे. Sure. Otherwise in visitor visa you're not authorized to work at all. So हम लोग जो एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शन, वो स्टडी का एक बहुत बड़ी आई विल से कैनेडियन इंडस्ट्री है, Sure. जिससे लोग जो हैं कनाडा आते हैं, Mhm. एंट्री पॉइंट बनाते हैं, Mhm. एंड देन दे गो इनटू देयर जर्नी ऑफ परमानेंट रेजिडेंस. I see. Okay. तो तो Yeah. आप क्या स्टडी का कंसल्टेशन आप प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज उसमें? जी, हमने जो है वो अपने एक अलग से डिवीजन बनाया है. अच्छा, मैंने अपनी कंपनी का इंट्रोड्यूस आपको जैसे अगर नहीं करवाया तो मैं अभी बता देता हूँ. तो Z Immigration Consulting Services Incorporation. This is the company which I represent for immigration consulting. Mhm. For all the immigration consultant processing and everything that goes under that. And then we have another division, a sister concern, which is Reen Education Services. Mhm. So that is the company which deals with all this admission services and post-admission services for supporting students. Okay. So definitely हमारे पास पूरे resources हैं कि Mhm. हम लोग students को from the time start till end हम उसको support करते हैं. Sure. Yes, it's a journey, but it's a journey. Mhm. So students will be actually working with us from the time they start, and then once they get study permit, they complete their studies, and during their studies, and then they move into their PR process. So there is, I would say, it's a very profitable for Canada also to let students come in Sure. and then have this journey. And those people are also having understanding of Canadian culture, systems, and educated in Canada. So it's a very easy to transition for those students Sure. to enter in Canada. Yes. So that's the best program, I would say. That's the best way someone who can actually afford it. Yes, I'm sure the process and the cost would vary from student to student and course to course, and also obviously from university to university. But roughly, would you give our viewers a rough idea the time period it requires for the whole process, and also the cost involved in that? Yes. So definitely, as you said, it varies, and it varies which kind of program they should be actually going for. Mhm. That has to be relevant, and a lot of refusal of study permit actually happens due to selecting wrong program, Sure. which is not matching, and they're not able to explain also why they have chosen that program Yes. and whether they can afford it. So Yes. that particular discussion we can go in later date. But yes, I would say a reasonable college across somewhere in Canada, the program could be in range of $10,000 for the college, up to $18,000 in especially in GTA, the Greater Toronto area. तो वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि काफ़ी व्यूवर्स पूछते हैं कि किस प्रोविंस के लिए अप्लाई करना चाहिए उन्हें. तो आई बिलीव कि जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं दे आर फॉर स्पेसिफिक प्रोविंस. इसके अलावा आप कनाडा में रहते हुए आप उन्हें अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि आप कौन से प्रोविंस उनको रिकमेंड कर सकते हैं, या ऐसे प्रोविंस जो जहाँ पे रहना ज़रा मुश्किल हो, ठंड की वजह से हो, या वैसे ऑन डेली बेसिस पे जो वहाँ पर फैमिली के साथ बंदा रह रहा हो तो वहाँ पे उसको मुश्किलात होंगी. तो इस बारे में आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना जो एक्सपीरियंस है कनाडा में रहने का? कोई अच्छी प्रोविंस के बारे में भी बता दें काइंडली, और कोई ऐसे प्रोविंस जिसमें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए उन्हें. Your question is very relevant because a lot of people have this question, and maybe it can help those people. So personally, I have traveled by road to most of provinces of Canada. I found every city, town Yes. good enough that someone can live. It does not matter if the temperature is minus 10 or 20 or 30 or 50. It doesn't matter. Okay. They have infrastructure to have immigrants. Facilities provided all the time. Yes. Exactly. And for the people who live there, I would say, maybe I'm biased, I would say I can live in any place in Canada.
But yes, if a person coming from outside and he has specific preferences in mind, Yes. they want to live in a community, let's say South Asian community, Yes. then there are certain areas where you will find more people living, especially in Yes. Toronto and Greater Toronto area. Yes. You would find like Brampton and Mississauga, a lot of Pakistanis, Indians, Bangladeshi, and even Arabs are living there. So, from immigration point of view, if someone wants to come and wants to come to Ontario um, as a skilled immigrant, it might be very challenging for to meet the all requirements because it's a very competitive program. They're having very competitive program. But yes, when you look at the Atlantic provinces, you saw that if you have an employer job offer, you might be directly getting a PR, uh, approvals before you come, right? And if you are able to come here through proper channel, proper, Documentation. process, Yeah. yes, and you qualify a particular, you are in demand in a particular province, it's fine, go there, it's okay. It's not a big issue. I have seen province like Manitoba, I experienced -30 there, right? Yeah. So but I saw the life was normal. Yes. The life Because is everything was I mean, it's not normal from the weather perspective, yes. but yes, all machinery, all systems were working. People were going to school, um, uh, to work. Um, I mean, you can have a food. Nothing was stopped just because the temperature is very low. So Okay, so basically, be any province is livable. There's no problem with education, without work, with the shopping, with anything to do with the life. There's no and I problem. would all yeah, I will recommend people to do research. So when they're choosing a province, they can research and they can get advice from their consultant. You know, this is what we add value. So especially like as per my experience, I have traveled across different provinces, so I'll be able to guide you. Yes. I will guide my clients. You know, this is what you could face, and then they can make a calculated decision, a conscious Okay. decision. आप से अगर रब्ता करना हो हमारे व्यूवर्स ने तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं कि आप कोई आपकी वेबसाइट के बारे में बता दें अपने या अपने कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स दे दें जिसके जरिए वो आपसे रब्ता कर सकें. Thank you very much, Hassan, for this opportunity. Your viewers can visit my website, which is www.consultz.ca. We have an appointment system there. They can book an appointment. If they have any issue, they can email me. My email is info@consultz.ca. We are happy to assist anyone who reaches us. Thank you very much again for this opportunity. You're more than welcome, Jay. Thank you very much. Thank you.